मैं हूं इंजीनियर डीपी यादव। अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे चलेंगे, पढ़ेंगे वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालन। वैद्युत चालन के अंतर्गत हम लोग वैद्युत ऊर्जा, शक्ति और यूनिट, रेजिस्टेंस ज्ञात करना, बल्ब का रेजिस्टेंस, बल्ब की ऊर्जा, बल्ब की शक्ति, ये सभी बातें हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले दिनों पढ़े थे कि वैद्युत धारा क्या है। तो वैद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा हम लोगों ने पढ़ा, वैद्युत धारा I बराबर Q/T। Q को कूलाम में और समय को सेकेंड में मापते हैं, बराबर हो गया एम्पियर। इस तरह वैद्युत धारा I कूलाम प्रति सेकेंड बराबर एम्पियर, अर्थात यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। अगली पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत धारा AC या DC दोनों अदिश हैं, दोनों अदिश राशि हैं। विभवांतर भी अदिश राशि है या विभव अदिश राशि है। अब हम लोग जानते हैं कि AC हो चाहे DC हो, DC हम लोगों को सेल से अथवा बैटरी से प्राप्त होती है और आजकल सब जगह AC की सप्लाई है। तो कहने के लिए DC दिष्ट धारा, हिंदी में उसे डायरेक्ट करंट अथवा हिंदी में दिष्ट धारा बोलते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि वो जो है सदिश राशि है। ये दोनों चाहे AC हो चाहे DC हो, दोनों अदिश राशियां हैं। विभव अथवा विभवांतर भी अदिश राशि है। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश का प्रवाह होता है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलते हैं, जिसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणु की बाहरी ऑर्बिट में
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर परमाणु के नाभिक का नियंत्रण बहुत कम हो जाता है, जिससे वे अपनी कक्षा छोड़कर धातु के अंदर ही रैंडम गति करते रहते हैं। यदि उस पर विभवांतर अप्लाई किया जाए उस कंडक्टर पर, उस तार पर, तो उसके यही मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और हमें धारा प्राप्त होने लगती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग जिसे हम कहेंगे, इन्हीं वेग से वो हमारे इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो वो अंदर जो धन आयन है धातु के अंदर, जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं जाता है तो वो परमाणु धन आयन बन जाएगा और जिस पर जाता है वो परमाणु ऋण आयन बन जाएगा। इस तरह से जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चलते हैं तो ये जो है एक धन आयन अन्य धन आयन से टकराते रहते हैं और धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो उत्तरोत्तर दो टक्करों के बीच जो उनका औसत वेग होता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। लिख लें, मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए चलते हैं और इसी को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन कहते हैं। तथा दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति को अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग का मान अनुगमन वेग का मान 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का होता है। इस प्रकार अगर ये धातु के दो सिरे हैं और इस पर हम लोगों ने किसी सेल या बैटरी से विभवांतर स्थापित करते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, तो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो चलने लगते हैं। हम लोगों ने पढ़ा वोल्टेज लगाते ही पूरे तार की लंबाई में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा
वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q बराबर V/L अथवा D। यदि इस तार की लंबाई L मीटर है तो विभवांतर लगाते ही पूरे तार में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है पूरी लंबाई। L क्या है? चालक की पूरी लंबाई है। ये हमारा कंडक्टर है, ये सिरा A और ये सिरा B है। इस कंडक्टर के A और B सिरे पर यदि सेल या बैटरी से विभव लगाया जाए या विभवांतर स्थापित किया जाए तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर V/L हो जाता है, यानी पूरी लंबाई में तार के वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप आप देखेंगे कि इस फार्मूले से बल F अगर पक्षांतर करें तो F बराबर EQ, बल F बराबर EQ न्यूटन लगेगा। और इसका मात्रक आप लोग जानते हैं, ये न्यूटन प्रति कूलम है, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का। तो इस तरह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल कार्य करने लगता है जिससे वो परिपथ में चलने लगता है। और आप लोगों को पढ़ाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इलेक्ट्रॉनों की गति वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, धन आवेशों की गति वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की गति वैद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। और ये भी आपको बताया गया है कि धारा का बहना, धारा का चलना, धारा का प्रवाहित होना वह धन आवेश के चलने की दिशा में होता है अथवा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में होता है। तो आप दोनों बातें कह सकते हैं या उनमें से कोई एक भी कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह धन आवेशों के चलने की दिशा में माना जाता है अथवा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में माना जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जैसे हम लोग किसी तार या चालक या कंडक्टर के सिरों पर विभवांतर अप्लाई करते हैं तो विभवांतर अप्लाई करते ही तार के पूरी लंबाई में एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसका फार्मूला E बराबर V/L। L ही तार की लंबाई है और V लगाया गया विभवांतर। तो V/L ये फार्मूला आपको दोनों पढ़ाया गया है कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है F/Q अथवा V/L। तो यहाँ से आप देखेंगे कि F बराबर EQ हो गया। इस तरह से इस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक जो है बल कार्य करने लगता है और जिससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, हम ये भी कह सकते हैं कि बैटरी के या सेल का ये छोटा वाला ऋण सिरा है और ये बड़ा वाला धन सिरा है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन किधर की ओर चलने लगते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसमें हर जगह से ऐसे जो है चलने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश है। आपको बताया गया कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर की ओर चलने लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से या ऋण सिरे से आप कहेंगे धन सिरे की ओर चलने लगता है, अथवा आप कहेंगे निम्न विभव से उच्च विभव की। ये धन पर है तो इधर जो है ये उच्च विभव है और ये सिरा जो है ऋण विभव पर है, ये माइनस है। तो माइनस वाला सिरा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों पर भी ऋण आवेश है। हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋणात्मक आवेश है। अतः बैटरी का यह सिरा आप कह सकते हैं कि ऋण सिरा अपने से उन्हें दूर ढकेलता है तथा धन सिरा उन ऋण आवेशों को अथवा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इस तरह से धारा का प्रवाह अथवा इलेक्ट्रॉनों का चलना जो है आप कहेंगे कि निम्न सिरे से उच्च सिरे की ओर होता है या उच्च विभव की ओर होता है, अथवा आप कहेंगे बैटरी के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर
इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और जबकि धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं और धारा का बहना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अथवा धन आवेशों के चलने की दिशा में माना जाता है अथवा इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में माना जाता है। तो इस तरह से हमारा बल कार्य करता है और ये जो वैद्युत क्षेत्र तुरंत स्थापित होता है, जैसे ही हम कोई भी विभवांतर अप्लाई करते हैं वैद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस फार्मूले से भी आप देखेंगे कि इतने न्यूटन का बल लगने लगता है और जिससे वो जो है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलने लगते हैं और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस तरह से हम लोगों को धारा मिलने लगती है। रही बात ड्रिफ्ट वेलोसिटी की या अनुगमन वेग की, तो जैसे ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तैसे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो चलते हैं तो वो आयनों से टकराते हुए चलते हैं, जिससे उनकी गति में काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता है और इसी को जैसे चलेंगे उन्हीं को अनुगमन कहेंगे। तथा दो उत्तरोत्तर टक्करों के बीच जो उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है उस गति को ही अनुगमन वेग अथवा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसका मान, अनुगमन वेग का मान 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड की कोटि का होता है। अतः आप कह सकते हैं कि धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण ही संभव है या होता है। अतः धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के कारण ही संभव होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से ही इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं और हमें धारा प्राप्त होती है। आगे चलते हैं पॉइंट। मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिन धातुओं में सर्वाधिक होते हैं वो चालक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस धातु में जितना ही अधिक होते हैं वह उतना ही अधिक चालक होती है। लिख लें, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस धातु में जितना ही अधिक होते हैं वह धातु उतना ही अधिक चालक होती है। नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 लाख बार पूछा गया। अगली पॉइंट नोट करें, चांदी, जिसे हम लोग Ag से डिनोट करते हैं, सर्वाधिक चालक धातु है।
सर्वाधिक चालक धातु है। ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 1,00,000 बार से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, बहुत रिपीट क्वेश्चन है। चांदी Ag, अगर हम लोग चालकता का घटता क्रम लें, चालकता का घटता क्रम लें, तो नंबर 1 पर चांदी है, Ag है। नंबर 2 पर कॉपर है। नंबर 3 पर सोना है, Au। और नंबर 4 पर एल्युमिनियम। ये आपकी चांदी है, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, और ये वाला सोना। ये है क्रम चांदी, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम। तो इस तरह से सर्वाधिक चालक धातु हमारी जो है वो चांदी। इसके बाद हम लोग इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों, जिसमें आप यूं भी कह सकते हैं कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जिनमें कमी होती है अथवा नहीं होते हैं, जिनमें कमी होती है वे कम चालक होंगे, अथवा जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकदम नहीं होती है वे कुचालक होते हैं, और जिनमें कुछ हल्की फुल्की धारा बह जाती है उनकी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, उन्हें हम लोग अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस तरह से चालकता के आधार पर धातुओं को कई भागों में बांटा गया है, और हम लोग इसी आधार पर जो है पढ़ते हैं कि हमारे पदार्थ जो है चालकता के आधार पर चालक धातु है, फिर अर्धचालक है और कुचालक। तो इन सब की बातें हम लोग आगे और बेहतर ढंग से करेंगे। इस चैप्टर में केवल इतना ही पढ़ेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना ही अधिक होता है वह धातु उतना ही अधिक चालक होती है, और सर्वाधिक चालक धातु हमारी चांदी है। इसके अलावा हमारी शरीर भी चालक है। हमारी मानव शरीर चालक है। कार्बन चालक है, कार्बन भी हमारा चालक है। पारा भी, पारा धातु है। पारा भले लिक्विड फॉर्म में है लेकिन ये धातु है, पारा Hg, ये भी चालक है। तो ऐसे ये सब चीजें चालक हैं। और जबकि शुद्ध जल या अशुद्ध जल जिसे कहते हैं, शुद्ध जल कुचालक। ऐसे है, हम लोग वगैरह भी चालक हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। धारा घनत्व। धारा घनत्व को जनरली जे से अगर डिनोट करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि किसी भी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली धारा को ही धारा घनत्व कहते हैं।
और ये सदिश राशि चालक के एकांक का मतलब एक इकाई, एकांक अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं और यह सदिश राशि, नोट करें, धारा घनत्व सदिश राशि है मात्रक हो गया। फार्मूले के हिसाब से मात्रक लिखेंगे J बराबर I बाई के। फार्मूला जो आपने लिखा वो ये है, परिभाषा के अनुसार आपने लिखा कि चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से, चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट से बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो हो गया, धारा घनत्व को यदि J से व्यक्त करें तो J बराबर I बाई A हो गया, ये फार्मूला हो गया। और I को एम्पियर में तब कहेंगे, I को एम्पियर में और क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर। इस तरह से धारा घनत्व J का मात्रक हो गया एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा है कि धारा घनत्व अदिश राशि है अथवा सदिश राशि है। तो वैद्युत धारा अदिश राशि है, विभव भी या विभवांतर भी अदिश है, जबकि धारा घनत्व हमारी सदिश राशि। और धारा घनत्व J बराबर I बाई के, मात्रक हो गया एम्पियर प्रति वर्ग मीटर। अब हम लोग और आगे चलते हैं, ओम का नियम देखते हैं। वैज्ञानिक ओम ने एक नियम दिया जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम साहब ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई, आदि न बदली जाए, आदि न बदली जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच चालक के सिरों के बीच
विभवांतर के समानुपाती होती है। अतः हम कहेंगे अतः V समान अनुपाते I, V समान अनुपाते I, ये ओम का नियम है। अथवा हम लोग कहते हैं एक स्थिरांक रेजिस्टेंस से गुणा कर देते हैं तो V बराबर हो जाता है IR। एक स्थिरांक से, ये रेजिस्टेंस है, ये प्रतिरोध है, ये विभवांतर है, ये विभवांतर है, ये धारा है और ये हो गया आपका प्रतिरोध R, प्रतिरोध। इस तरह से V बराबर IR या V समान अनुपाते I। ये ओम साहब ने कहा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, लंबाई है, चौड़ाई है आदि न बदली जाए तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर V के समान अनुपाती होती है। अतः V समान अनुपाते I, समान अनुपाते का चिन्ह हटाने के लिए उस चालक तार के रेजिस्टेंस प्रतिरोध R से गुणा कर देते हैं तो समान अनुपाते का चिन्ह एक तरह से R स्थिरांक है, प्रतिरोध है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं नहीं बदली जाएंगी, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ताप व दाब नहीं बदला जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। हम लोग अगर लंबाई बढ़ा देंगे, चौड़ाई बढ़ा देंगे या तार को गर्म कर देंगे या ठंडा कर देंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वेरी कर जाएगा, बदल जाएगा। तो इस तरह से आपका फार्मूला हो गया V समान अनुपाते I ओम के नियमानुसार अथवा V बराबर IR। बहुत हिट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे और उसको भी हम लोग आगे चल के अभी सेकेंड वीडियो में उसको देखेंगे, हल करेंगे। आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस R, प्रतिरोध R की बात करें, ओम के नियम में अगर हम लोग और भी डिटेल में देखें तो अगर ग्राफ अगर हम लोग खींचते हैं तो ग्राफ हम लोगों को जो है ग्राफ अगर खींचें वोल्टेज और धारा के बीच में, तो अगर धारा I को इस दिशा में लें और V को इस दिशा में लें, क्षैतिज में V को ले लें वोल्टेज को और धारा I को इस तरह से ले लें, ऐसे ऊपर की ओर ले लें धारा I को ऐसे, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे धारा भी बढ़ती जाती है। तो हमें ग्राफ एकदम ऐसा प्राप्त होता है, ऐसा, इस टाइप से। अगर ग्राफ हमें वोल्टेज और धारा के बीच में इस टाइप का ग्राफ मिलता है तो हम ये कहेंगे ये ओम के नियम का पालन होगा, ये आपका तब जो है ओमी। और यदि ग्राफ इस टाइप का नहीं मिलता है, ग्राफ हमारा जो है इस टाइप का अगर मिलता है, ऐसे गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे अनओमी। ग्राफ अगर ऐसे हो गया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अनओमी। क्योंकि V बढ़ेगा, बच्चों देखें यदि V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 0 है, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो अगर इनके बीच में वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा भी उसी अनुपात में बढ़ती जाएगी, सेम अनुपात में बढ़ती जाएगी। इसको घटाएंगे तो ये भी घटती जाएगी। इस तरह से वोल्टेज बढ़ाने पर धारा बढ़ती रहती है। आप लोग प्रैक्टिकली भी अपने घरों में देखते होंगे कि जिस दिन वोल्टेज
डिम आता है उस दिन आपका टुल्लू पानी नहीं उठाता है, पंखा बहुत धीरे धीरे चलता है, हवा नहीं देता है, बल्ब का फिलामेंट लाल नहीं होता है, वो भी बहुत धीमा जलता है। इस तरह से तमाम दिक्कतें आने लगती हैं। तो वोल्टेज जब ज़्यादा रहेगा तो धारा भी ज़्यादा बहेगी, वोल्टेज कम रहेगा तो धारा भी कम बहेगी। इस तरह से हमारे इंस्ट्रूमेंट पर भी उसका प्रभाव आप देखते होंगे वोल्टेज का। तो यही ओम साहब ने बताया। अब ओमी और अनओमी की भी बात बहुत आती है, ये तो खैर बहुत इम्पोर्टेंट है। ओमी और अनओमी ये भी प्रश्न जो है हम लोगों से 1000 से 1,00,000 बार क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है कि कौन सा ओमी है कौन सा अनओमी है। तो जितनी भी चालक धातुएं हैं, चालक धातुएं जितनी भी चालक धातुएं हैं ये सभी ओमी हैं। चालक धातुएं ओमी हैं। ओमी का मतलब समझ रहे हैं, जो ओम के नियम का पालन करें वो ओमी है। जो बेटा ओम के नियम का पालन करें उन्हें हम लोग ओमीय कहते हैं। तो चालक धातुएं जितनी भी हैं उन्हें हम लोग ओमीय कहते हैं। अगली पॉइंट अगर आप कहेंगे तो बल्ब का फिलामेंट लो एम्पियर, बहुत कम एम्पियर की करंट चल रही है तो वो ओमी है, और यदि हाई वोल्टेज पर, हाई करंट पर, वो भी अनओमी है। आप देखेंगे बेटा टार्च का बल्ब जो है, टार्च का बल्ब कम धारा पर ओमी है, जबकि उच्च धारा पर अनओमी। ओमी और अनओमी की बात समझ में आ गई। जो ओम के नियम का पालन करे, भी समानुपाते आई का पालन करे, वो सभी ओमी हैं, और जो इसका पालन न करे, हम वोल्टेज बढ़ाते जाएं लेकिन उस रेशियो में धारा न बढ़े, तो हम कहेंगे ये अनओमी है। तो चालक धातुएं सभी ओमी हैं, ओम के नियम का पालन करती हैं। टार्च का बल्ब भी कम धारा पर ओमी है लेकिन उच्च धारा पर अनओमी है। इसी प्रकार बहुत पूछता, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1,00,000 बार पूछा गया है। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वैद्युत अपघट्य है। तो डायोड ये सब पूछा जाता है, कई बार पूछा। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, वैद्युत अपघट्य है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। वैद्युत अपघट्य, निर्वात नलिका, ये सभी अनओमी है। आगे बेटा अब हम लोग चलेंगे। हाँ बेटा, तो हम लोगों का वैद्युत अपघट्य है जिसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। सेमीकंडक्टर जिसे हम लोग अर्धचालक बोलते हैं, जैसे आपका जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सभी जो है अनओमी, ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो ये सभी जो है अनओमी हैं। अब हम लोग जो है आगे
चलते हैं, प्रतिरोध पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। कोई भी कंडक्टर या चालक धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। चालक धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं। इसे R से व्यक्त करते हैं और ओम में मापते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा बेटा ओम के नियमानुसार एक फार्मूला पढ़ा V बराबर IR, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि यही R जो है प्रतिरोध है। अतः आप कह सकते हैं अतः प्रतिरोध R बराबर V/I। V को वोल्ट में और I को एम्पियर बराबर ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया ओम, चूंकि रहे इसको ओम साहब ने दिया V बराबर IR और R को उन्होंने स्थापित किया, इस तरह से उन्हीं के नाम पर इसका मात्रक भी पड़ गया ओम। अब हम लोग R का बीमा भी देख सकते हैं। प्रतिरोध R की बीमा क्या है, तो R बराबर अगर बीमा लिखें हम लोग बेटा तो R बराबर आपने लिखा V/I। एक और फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था W बराबर VQ या V बराबर W/Q। V बराबर W/Q या V के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं W/Q और एक नीचे I, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और W कार्य है अथवा ऊर्जा है। W क्या है, कार्य है अथवा ऊर्जा है, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से W बराबर हम लोग लिख सकते हैं F/D/QI बराबर यह बराबर MA भी होता है, तो बल F बराबर MA D लिख दिया और Q बराबर IT होता है, तो IT और एक I और, चाहे कैपिटल I लिख लीजिए चाहे स्मॉल I लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से Q बराबर IT हम लोग पढ़े हैं। ये दोनों फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, यहाँ से देख लें, लिख देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है W बराबर VQ, बहुत सुपर हिट फार्मूला है।
और एक हम लोगों ने पढ़ा है Q बराबर आई टी या I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी आवेश प्रवाह की दर को धारा करते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो Q बराबर आई टी हो जाएगा, तो लिखा हुआ है Q बराबर आई टी और W बराबर वी क्यू होता है, इसलिए V बराबर W बाई क्यू यहाँ से हो जाएगा। देखिए ना, V बराबर हो जाएगा W बाई क्यू। तो वहीं यहाँ पर अगर बेटा आप लोग रख देंगे W के जगह पर, आप लोग अगली लाइन में ये V के जगह पर W बाई क्यू लिख देंगे और एक ऑलरेडी आई है तो आई यहाँ उतार दिया। फिर W बराबर एफ डी भी हो जाता है, तो आपने कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल गुणे विस्थापन लिख दिया गया F इंटू डिस्प्लेसमेंट डी और बटे क्यू आई। फिर F बराबर एम ए भी होता है, तो F के जगह पर हम लोगों ने एम ए रख दिया, डी वैसे डिस्प्लेसमेंट दूरी ऐसे रख दिया, आई टी फिर आई, क्यू बराबर आई टी रख दिया वहाँ से और फिर एक आई ऑलरेडी है। अब इसकी बीमा हम लोग रखेंगे बेटा, तो बीमा बड़े कोष्ठ में लिखी जाती है तो और बड़े कैपिटल लेटर में लिखी जाती है, तो ये हो गया यम के घाते एक। ए त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के लिए यल आ जाएगा और बटे सेकंड स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक आ गया। डी डिस्प्लेसमेंट है तो एक और आ जाएगा यल, तो हो गया यल घाते 1। अब बटे आई में चलेंगे तो आई स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर, आई एम्पियर है बेटा तो एम्पियर के लिए कैपिटल ए आता है तो हो गया ए स्क्वायर और टी टाइम है तो टी घाते 1 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया टी घाते 1। फिर से देख लें, यम मास है, द्रव्यमान है तो उसको कैपिटल एम से बीमा लिखेंगे। ए त्वरण है जिसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर लंबाई का मात्रक है कैपिटल एल आ जाएगा और प्रति सेकंड स्क्वायर सेकंड समय का है तो कैपिटल टी स्क्वायर। फिर एक डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, विस्थापन भी कुछ मीटर का होगा तो उसके लिए भी यल आएगा, यल के घाते 1। अब बटे में आ जाते हैं आई स्क्वायर, तो धारा आई के लिए एम्पियर स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा और टी के लिए जो है टी घाते 1। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि कोई भी संख्या जब नीचे से ऊपर यानी हर से अंश में ले जाते हैं तो उसका घात ऋणात्मक हो जाता है, तो इस तरह से टी घाते 2 और एक जो है टी घाते 1, ये हो जाएगा नीचे टी घाते 3 और ऊपर जाएगा तो टी घाते -3 हो जाएगा। तो हम लोग इसे बड़े कोष्ठ में बीमा लिखेंगे, बराबर बड़े कोष्ठ में लिख देते हैं यम के घाते 1, यल के घाते 1 और यल के घाते 1 हो गया यल के घाते 2, फिर हो गया टी के घाते 2 और टी के घाते 1, यानी समान राशियों के घात जोड़ दिए जाते हैं तो 2 और 1 3 हो गया, तो हो जाएगा टी के घाते -3 चूंकि ऊपर लिख रहे हैं ले जाकर अंश में, और ए के घाते 2 नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ए के घाते -2। ये आपके रेजिस्टेंस की बीमा हो गई। ये मात्रक हो गया, मात्रक वोल्ट एम्पियर भी याद रखिए कि इसी को ओम कहते हैं। और ये धारा के बहाव में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसी को हम लोग कहते हैं। अगली पॉइंट अगर आप लोग देखना चाहें तो अगर हमारा स्थिर प्रतिरोध है जिसको प्रतिरोध हम लोग कहते हैं, उसको हम अवरोध जो उत्पन्न करता है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध हमारा स्थिर प्रतिरोध इसका मान घटेगा बढ़ेगा नहीं, स्थिर प्रतिरोध का प्रतीक जो है, स्थिर प्रतिरोध का प्रतीक जो है वो ऐसे ऐसे, ये हमारा स्थिर प्रतिरोध हो गया। और यदि चर प्रतिरोध है, वेरिएबल चर प्रतिरोध जिसका मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, चर प्रतिरोध, तो उसका सिंबल
ऐसे ऐसे। तो अब प्रतिरोध हम लोग ऐसे, अगर कहीं ऐसे है तो यही है रेजिस्टेंस आर। यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर तीर ऐसे बना दिया। अब प्रतिरोध के अनुसार भी तमाम आपको आएगा कि बल्ब का प्रतिरोध 100 वाट का बल्ब है, 200 वाट का बल्ब है, तो कंपनी ने उसमें कितने ओम का प्रतिरोध लगा रखा है, अथवा ये बल्ब है 200 वाट का, अथवा इसका प्रतिरोध इतना है, तो ये 220 वोल्ट पर कितनी धारा लेगा, अथवा कितनी ऊर्जा व्यय करेगा, कितनी वैद्युत ऊर्जा लेगा। इन सब बातों की गणना हम लोग आगे करेंगे। अभी हम लोग जो है प्रतिरोध को ही देखते हैं, ज्यामितीय संरचना के आधार पर चालक का प्रतिरोध। अगली हेडिंग है ज्यामितीय संरचना के आधार पर चालक का प्रतिरोध। के आधार पर चालक का प्रतिरोध। तो ज्यामितीय संरचना के आधार पर चालक का प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L बाई ए। इतना ओम हो गया। R का सब बीमा आपने देख लिया, सब हो गया। R बराबर रो इंटू L बाई ए, जहां पर रो ही विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है और स्थिरांक। विशिष्ट प्रतिरोध है और स्थिरांक। यल चालक की लंबाई है। यल क्या है? चालक की लंबाई है। और ए चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के इस मुंह का क्षेत्रफल, तार हमारा ऐसे बेलनाकार रहेगा, तो इस एरिया को, जो ये एरिया होती है, इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं या क्रॉस सेक्शनल एरिया। इंग्लिश में इसे क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, हिंदी में अनुप्रस्थ काट कहते हैं। तो ये जो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। रो विशिष्ट प्रतिरोध स्थिरांक है, जैसा कि R यदि नहीं बदलेगा, यहाँ से आप देखेंगे अलग अलग आप लिखें। ये तो मेन फार्मूला हो गया, इतने ओम ज्यामितीय संरचना, जिसमें चालक की लंबाई यल है, ऐसे आपकी लंबाई यल है। यदि इस लंबाई को न बदला जाए, ये लंबाई यल मीटर है, और इसके मुंह का क्षेत्रफल, यदि ये चार हमारा तार ऐसे जो है बेलनाकार है, ऐसे ये तार हमारा बेलनाकार है, ऐसे ऐसे ये बेलनाकार तार है, तो इसके मुंह का क्षेत्रफल जो है ये एरिया है। तब R बराबर है रो इंटू L बाई ए। और अगर अलग अलग करके लिखेंगे तो आप कहेंगे R समान अनुपाते रो, R समान अनुपाते L, और R समान अनुपाते 1/a। ये तीनों पॉइंट्स आप देखें, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जिस धातु का प्रतिरोध या जिस चालक का प्रतिरोध अधिक होगा, उसका विशिष्ट प्रतिरोध भी अधिक होगा। R यदि तार की लंबाई हम ज़्यादा कर दें तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा हो जाएगा। लंबा तार धारा के बहाव में लंबा अवरोध, ज़्यादा अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से R समान अनुपाते चालक की लंबाई L है
ये चालक तार की लंबाई है L है, और ये अनुप्रस्थ पढ़ेंगे R इज व्युत्क्रमानुपात है। अगर A अंश में होता तो समान अनुपात से पढ़ते, चूंकि एरिया अनुप्रस्थ काट वाली एरिया वो हर में है 1/A है, इसलिए पढ़ेंगे कि R या चालक का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात बेटा तार जितना ही मोटा होगा वो धारा के बहाव में उतना ही कम अवरोध उत्पन्न करेगा। जैसे हम लोगों की नाली है, पतली नाली है, तो उसमें पानी के बहाव में ज़्यादा अवरोध उत्पन्न होता है। यदि मोटी पाइप लगा दें या चौड़ी नाली बना दें तो पानी के बहाव में अवरोध कम उत्पन्न होता है। वैसे यदि तार पतला है जिसका अनुप्रस्थ काट कम है यानी पतला तार है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और यदि तार मोटा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध उसी धातु का कम हो जाएगा। लेकिन ये विशिष्ट प्रतिरोध है, यहाँ पर मैंने लिखा ये स्थिरांक है, तो हर धातु के लिए विशिष्ट प्रतिरोध स्थिरांक होता है। इसे नोट करें कि ये लंबाई चौड़ाई से नहीं बदलता। अगली पॉइंट अगर आप कहें तो कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध जो है, आगे अभी बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, इसी रो को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। और ये स्थिरांक, ये क्या है लिखा हुआ स्थिरांक है। स्थिरांक का मतलब कांस्टेंट, नियत, कांस्टेंट यानी नियत। नहीं आ रहा है स्थिरांक का मतलब तो नियत समझ, यानी प्रत्येक धातु का विशिष्ट प्रतिरोध नियत होता है, वो लंबाई चौड़ाई आदि से नहीं बदलता। तो लिख लें विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे तिरछे पी टाइप में बनाएंगे लेकिन पढ़ेंगे रो। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, अथवा हिंदी में इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं, या हिंदी में इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो ये जो है हर धातु के लिए नियत होता है, और यह लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई आदि पर निर्भर नहीं करता, आदि पर निर्भर नहीं करता। विशिष्ट प्रतिरोध जो रो है वह चालक की लंबाई, चाहे तो आगे लिख लें, चालक की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई आदि पर निर्भर नहीं करता है। मोटाई का मतलब तार पतला हो या लंबा हो या 2 गुना कर दिया जाए तो विशिष्ट प्रतिरोध जस का तस बना रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ केवल जो है ताप बढ़ने पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें, ताप बढ़ने पर या ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। यानी ये ताप से प्रभावित होता है, बल्कि लंबाई चौड़ाई से प्रभावित नहीं होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध अगर R बराबर लिखें, रो बराबर लिखें R के रूप में, तो विशिष्ट प्रतिरोध बेटा ऊपर देख लें, विशिष्ट प्रतिरोध यहां से इस फार्मूले से लिखेंगे, तो लिखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर
RA/L। ये हो गया। इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक हो जाएगा ओम, R को ओम में गुणे ये एरिया है मीटर स्क्वायर में और बटे लंबाई 1 जो है मीटर है, इससे इसका घात कट जाएगा, अतः मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो ओम मीटर। देखिए ये हो गया रो का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। चलिए फिर हम लोग इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, उसके बाद देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।